आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने न सिर्फ भारत की राजनीति में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की। ये कोई आम चुनाव नहीं था, इसके नतीजों की गूंज सीधे व्हाइट हाउस तक सुनाई दी है। एक रणनीतिकार के नजरिए से आइए इस ऐतिहासिक बदलाव को डिकोड करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 अहम बिंदुओं पर रहेगी। एक ऐतिहासिक उलटफेर का विश्लेषण, बदलते जनसांख्यिकी और कल्याणकारी रणनीतियां, उसके बाद संवैधानिक और संस्थागत टकराव, फिर ट्रंप का हैरान करने वाला भू राजनीतिक समर्थन और अंत में इस बाहरी हस्तक्षेप पर जो कड़ा विरोध हुआ उसकी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला भाग, एक ऐतिहासिक उलटफेर का विश्लेषण। आंकड़ों को देखें तो पूरी तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाती है। 294 सीटों वाली विधानसभा में जहां 15 सालों से तृणमूल कांग्रेस का दबदबा था, वो महज 80 सीटों पर सिमट गई है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने 206 सीटों के साथ एक विशाल बहुमत हासिल कर लिया है। एक ही चुनाव में इतना बड़ा शिफ्ट होना राजनीतिक रणनीतिकारों के लिए सच में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। अब सवाल है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? रणनीतिकारों का मानना है कि इसके पीछे बिल्कुल लोकल और सटीक रणनीतियां थीं। जैसे बीजेपी ने खुद पर लगे बहिरागोतो यानी बाहरी होने के ठप्पे को बहुत ही चालाकी से हटाया। जय मां काली जैसे एकदम स्थानीय नारों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पर कोई सीधा व्यक्तिगत हमला ना करके पूरा फोकस सुशासन पर रखा। और इन सबसे ऊपर उनका बूथ लेवल मैनेजमेंट इतना जबरदस्त था कि उसने इस ऐतिहासिक जीत की पक्की नींव रख दी। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बदलते जनसांख्यिकीय और कल्याणकारी रणनीतियां। यहां रणनीतियों का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो पारंपरिक गठबंधन था जो ऐतिहासिक तौर पर महिलाओं और अल्पसंख्यक वोटर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। लेकिन 2026 के चुनाव में एक बिल्कुल ही नया दांव खेला गया। एकदम नए और सीधे असरदार कल्याणकारी वादों के जरिए उसी पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई गई, जिससे एक पूरी तरह से नया जनसांख्यिकी समीकरण बनकर तैयार हो गया। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या था? विश्लेषकों के अनुसार जब लंबे समय से चल रही कल्याणकारी योजनाओं से एक तरह की थकान या यूं कहें कि मोहभंग होने लगता है और उसमें सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी जुड़ जाती है, तो पीढ़ियों का वोटिंग पैटर्न रातों रात बदल जाता है। सुशासन को लेकर जो जमीनी असंतोष था, उसने इस पूरी चुनावी बाजी को ही पलट दिया। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, संवैधानिक और संस्थागत टकराव। चुनाव के नतीजे आते ही एक बड़ा ड्रामा शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इन नतीजों को एक साजिश बताकर इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया। लेकिन यहां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 बिल्कुल स्पष्ट है। नियम साफ है, एक मुख्यमंत्री तभी तक कुर्सी पर रह सकता है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास हासिल हो। अपना खुद का चुनाव हार जाना और विधानसभा में बहुमत न होना और फिर भी पद पर बने रहना, ये एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक और कानूनी संकट पैदा कर देता है। इस चुनाव की वैधता को लेकर दो एकदम विरोधी नैरेटिव चल रहे हैं। हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि दोनों पहलुओं को समझना है। विजेता दल इसे सुशासन और जनता का एक ऐतिहासिक निर्णायक जनादेश मान रहा है। वहीं निवर्तमान प्रशासन और विपक्ष का दावा है कि पूरे चुनाव के दौरान डर का माहौल बनाया गया और संस्थागत एजेंसियों का भारी दबाव था। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर शक जताया है। उनका आरोप है कि केंद्रीय बलों की इतनी भारी तैनाती से वोटर्स को सुरक्षा देने के बजाय उन्हें डराने और उन पर दबाव बनाने का काम किया गया। एक मजबूत लोकतंत्र में चुनाव के नतीजों के साथ साथ इन संस्थागत चिंताओं का निष्पक्षता से समाधान होना भी बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं चौथे खंड की, जिसने सबको चौंका दिया, ट्रंप का भू राजनीतिक चुनाव समर्थन। ये बयान किसी आम राजनेता का नहीं, सीधे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस राज्य स्तर के चुनाव को ऐतिहासिक और निर्णायक जीत बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। जरा इस बात पर गौर कीजिए, वैश्विक कूटनीति में ऐसा कितनी बार होता है कि कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश के एक क्षेत्रीय चुनाव पर इतनी मुखरता से टिप्पणी करे? ये वाकई में बहुत ही दुर्लभ और हैरान करने वाला कदम था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका सीधा कनेक्शन व्यापार से है। कुछ समय पहले अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर 10% का सख्त टैरिफ लगा दिया था। लेकिन हाल ही में खुद अमेरिकी अदालतों ने इन टैरिफ्स को अवैध करार दे दिया।
इस बड़े झटके के बाद अचानक से कूटनीतिक सुर बदल गए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये अचानक दी गई बधाई असल में उन बिगड़े हुए व्यापारिक रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की एक सोची समझी कोशिश है। और यही इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय हलचल का असली निचोड़ है। ये महज एक शिष्टाचार वाली बधाई नहीं थी। भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था के साथ भविष्य के व्यापारिक सौदों को पक्का करने के लिए ये एक बहुत ही सधा हुआ और सुनियोजित भू-राजनीतिक दांव है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक राज्य के लोकल चुनावों का इस्तेमाल ग्लोबल लेवल पर सौदेबाजी और कूटनीति के लिए किया जा सकता है। और अब हमारे आखिरी खंड पर आते हैं, इस बाहरी हस्तक्षेप पर उठा विरोध। इस विदेशी कूटनीति को भारत के अंदर भी कड़ी चुनौती मिली। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक खुला पत्र लिखा और इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया। उनके बयान का मूल संदेश यही है कि भारत का घरेलू चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना आंतरिक मामला है। किसी विदेशी नेता का इसमें दखल देना या इस तरह से समर्थन जताना न सिर्फ जल्दबाजी है, बल्कि ये कूटनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ भी है। राउत के इस विरोध के पीछे के तर्क बहुत स्पष्ट हैं। जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष सिर्फ चुनावी नतीजे की वाहवाही करता है, तो वो जाने अनजाने में उन सभी संस्थागत चिंताओं और आरोपों को नजरअंदाज कर देता है जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। उनका कहना है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ जीत का जश्न मनाना नहीं होता, बल्कि चुनाव की निष्पक्षता और पूरी प्रक्रिया का सम्मान करना भी होता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों को ऐसे संवेदनशील मामलों में ज्यादा संतुलित नजरिया अपनाना चाहिए। तो ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही बड़े और विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आने वाले वक्त में ये एक नई नॉर्मल बात हो जाएगी कि विदेशी नेता अपने खुद के व्यापारिक फायदे के लिए किसी दूसरे देश के घरेलू चुनावों पर खुलकर बयानबाजी करेंगे? कूटनीति और देश के आंतरिक लोकतंत्र के बीच की ये जो रेखा मिटती जा रही है, इसके आगे चलकर क्या गंभीर भू राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं? इस अहम सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरी राजनीतिक और रणनीतिक तस्वीर को समझने के लिए आज की चर्चा यकीनन काम आएगी।